घर के सारे नौकर मर गए हैं क्या, जो तुम काम के बहाने बार बार मेरे कमरे में आती हो? शहराज हाशमी ने उसे हिकारत से देखा। फुप्पू ने नौकरों को छुट्टी दे दी है, इसलिए सारे काम मैं करती हूँ। उसकी आंखें नम हुईं। वो बाप की लॉडली बेटी एक मामूली गलती की वजह से शहराज जैसे पत्थर दिल के निकाह में दे दी गई। जस्ट शट अप मामा, इतनी जालिम नहीं है, वो बरहम हुआ। मैं सिर्फ बाबा की वजह से ये सब बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना। वो बात अधूरी छोड़कर अपने आंसू पोंछती वहां से जाने लगी कि शहराज ने बाजू से घसीटते उसे बेड पर पटका। वरना क्या? आज बताता हूँ, तुम जैसी चलन लड़कियों की औकात क्या होती है। वो बेदर्दी से उसकी रूह में समाया, मगर अगले लम्हे ये देखकर साकित हुआ कि वो मुसलसल उन लड़कों की नज़रों से परेशान हो रही थी जो उसे ही घूर रहे थे। वो बार बार उन लड़कों को नज़रअंदाज करती, फिर से अपने काम में मसरूफ हो गई थी। उसने एक नज़र फिर से क्लासरूम से बाहर देखा तो वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। उसने शुक्र का गहरा सांस लिया और फिर वो अपने काम में मसरूफ हो गई। कुछ देर गुजरी थी कि वो अपने हाथों पर लगी स्याही देखकर मुस्कुराती हुई वॉशरूम में गई थी कि तभी अचानक वॉशरूम का दरवाज़ा खुद से बंद हो गया। वो जो अपने हाथ धो रही थी, दरवाजे के बंद होने की आवाज़ पर वो एकदम कांप उठी थी। उसने हैरानगी से दरवाजे की तरफ देखा और जल्दी से दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी। वो मुसलसल दरवाज़ा खटखटा रही थी। कोई है बाहर? कोई है? दरवाज़ा खोलो, मैं अंदर आ गई हूँ। पहले पहले तो वो कुछ सब्र से काम लेती रही, लेकिन जब काफ़ी देर गुजरने के बावजूद उसे वॉशरूम के बाहर कोई हलचल सुनाई न दी, तो वो एकदम घबरा गई। शदीद गर्मी की वजह से उसके चेहरे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें चमकने लगी थीं। वो बहुत खौफजदा हो गई थी और अब उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे, यहाँ से बाहर किस तरह निकले। बहुत अच्छे सवाल उसके दिमाग में आ रहे थे। वॉशरूम की गंदगी, बदबू और हब्स की वजह से उसका सर चकराने लगा था। उसे अपना सांस घटता हुआ महसूस हो रहा था। वो मुसलसल एक नाकाम सी कोशिश कर रही थी। हाँ, मुसलसल दरवाज़ा खटखटा रही थी। उसके कमज़ोर नाजुक से हाथ अब दिखने लगे थे, लेकिन वो अपनी कोशिश जारी रखे हुए थी। वो दोनों जल्दी से क्लासरूम में पहुंचे और अपने बैग उठाए स्कूल से जाने लगे थे। यार असलम, मैं तो कहता हूँ टीचर को खोल देते हैं, ऐसे उन्हें कुछ हो गया तो? खोल दूँ? कैसे खोल दूँ? दोपहर में सब बच्चों के सामने उन्होंने मेरी जितनी इंसल्ट की है, इसके बाद ये सज़ा तो बनती है। असलम शैतानी हंसी हंसा था। मुकर्रम जो उसका दोस्त था, उसके हर उल्टे सीधे काम में उसका साथ देता था, लेकिन अब की मर्तबा वो कुछ परेशान दिखाई दे रहा था। मुकर्रम ने सर झटका था। वो जो काफ़ी देर से फारिस को दीवार के पीछे छुपकर देख रहे थे और उस मौके की तलाश में थे कि उन्हें कोई मौका मिले और वो उसे परेशान करें। अब ऐसा ही हुआ था। वो जैसे वॉशरूम में गई, उन दोनों ने मिलकर उसे वहां बंद कर दिया और अब खुद बैग पकड़े स्कूल की दीवार फलांगते हुए बाहर भाग गए थे। असलम, मुझे अभी भी खौफ महसूस हो रहा है। मुकर्रम बेफिक्र होकर, वैसे भी चौकीदार पूरे स्कूल का राउंड लेते हैं, आखिरी मर्तबा वो खुद ही मैडम को खोल देगा, तो टेंशन मत ले। न जाने कितनी देर गुजरी थी कि वो अभी भी वॉशरूम में बंद थी। चौकीदार आज जल्दी स्कूल को बंद करके घर जा चुका था। अब तो उसमें हिम्मत भी बाकी नहीं रही थी। भूख प्यास की शिद्दत से वो बेहाल हो चुकी थी। न बैठने की जगह थी और न खड़े होने का दिल कर रहा था। बदबू से उसका सांस बंद होने लगा था। उसे तो वैसे भी गंदगी से चिढ़ थी और आज उसका बहुत खास दिन था। उसकी बहन की मेहंदी का फंक्शन था और वो यहाँ पर फंसी हुई थी। उसका घर जाना बहुत ज़रूरी था, लेकिन अब वो यहाँ से कैसे जाएगी? यही सवाल बार बार उसके जहन में घूम रहा था। मुसलसल रोने की वजह से उसकी आंखें बिल्कुल सूज चुकी थीं। 12 घंटे गुजरने को थे। अब तो उसे मुतली का एहसास होने लगा था। कुछ भूख की शिद्दत और प्यास की शिद्दत ने उसकी जान हलकान कर दी थी। वो कभी दुपट्टे का पुल्लू अपने मुंह में रखती तो कभी उससे अपना चेहरा साफ करती। मुसलसल गंदगी में रहने की वजह से अब उसके पूरे वजूद पर खारिश का एहसास हो रहा था। घर में सब लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं वक्त पर ना पहुंची तो लोग न जाने कैसी कैसी बातें करेंगे। उसके दिल में नए नए वसवसे जन्म लेने लगे थे। परेशान कुन हालत में और गर्मी की वजह से अब उसका दिल भी घबराने लगा था। ज़हीर साहब और वो अभी तक स्कूल से नहीं आई थी, और अब तो शाम के 6 बज रहे हैं और उसका स्कूल तो 2 बजे बंद हो जाता है। हाँ, मगर उसका कुछ पता नहीं है ना, उसका फ़ोन नहीं चल रहा और ना ही उसकी कोई खैर खबर है। अल्लाह खैर करे, मैं स्कूल से पता करके आता हूँ।
जैसे ज़हीर साहब स्कूल के बाहर पहुंचे तो वहां पर लगा बड़ा सा ताला देखकर वो दंग रह गए। पास में चौकीदार भी दिखाई दे रहा था, जिससे वो सवाल कर सकते थे। या अल्लाह, मेरी बेटी है, कहाँ चली गई? अगर स्कूल में नहीं है तो उसे अब तक घर आ जाना चाहिए था। वो घबराते हुए इधर उधर देखने लगे। उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। घबराहट के मारे वो जल्दी जल्दी कांपते हुए वजूद के साथ घर पहुंचे थे। शबनम, शबनम, फारिस स्कूल में नहीं है, स्कूल के बाहर ताला लगा हुआ है। अगर वो उस वक्त घर न पहुंची तो हम लोगों को क्या जवाब देंगे? कहाँ चली गई लड़की? और फिर पूरी मेहंदी पर फारिस को ना देखकर सबने बातें बनाई थीं। शबनम बेगम और ज़हीर साहब का तो परेशानी से बुरा हाल था। हीरा भी अपनी मेहंदी छोड़कर फारिस के लिए परेशान थी। उस पर लोगों की बातों ने मजीद तमाशा बना दिया। उनके घर में तो कहराम मच गया। भाई साहब, मैं ना कहती थी कि बच्ची को घर से ना बाहर भेजें, लेकिन आपने तो मेरी एक ना सुनी। अरे वो जिस तरह की है, उसने तो घर से भागना ही था। वैसे भी अभी तो खुद पढ़कर फारिग हुई थी और आपने उसके कहने पर उसे नौकरी पर लगवा दिया। पढ़ाती थी 9वीं 10वीं जमात की क्लासों को। 9वीं 10वीं जमात के लड़के उससे कई गुना बड़े दिखाई देते हैं। आप, मेरी बच्ची ऐसी नहीं है। खुदा के लिए उसके किरदार पर कोई बात मत करें। किसी के कानों में पड़ गई तो बात का बतंगर बन जाएगा। न जाने वो किस मुसीबत में है, कहाँ पर है, किस हाल में है। हम यहाँ पर परेशान हैं और आप हमारी परेशानी में इजाफा कर रहे हैं। अरे भाभी, मैं तो बस ये बता रही हूँ कि उसे आना होता तो अब तक आ चुकी होती, फिर आई क्यों नहीं? अब तक अगर इतनी वो सच्ची थी तो भाग गई है आपकी बेटी। अब आप अपनी बहन को चुप करवाएंगी या मैं चुप करवाऊं? शबनम बेगम से कहाँ बर्दाश्त था कि वो अपने ऊपर हुए जुल्म बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन अपनी बेटियों के लिए एक लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। खामोश हो जाओ तुम दोनों। और क्या गलत कह रही है नजमा? ठीक ही तो कह रही है। भाग गई है हमारी बेटी, हमारी नाक काट कर। इसलिए तो इतनी अतावली हो रही थी कि उसने नौकरी करनी है, नौकरी के बहाने घर से भागना चाहती है। ज़हीर साहब भी अपनी बेटी से बदगुमान उठ चुके थे। इंसान की ज़बान ऐसी है, किसी को भी बहका सकती है। अरे उनकी तो बेटी भाग गई है। बड़ी बेटी की शादी थी और छोटी ने लगता है खुद ही भाग कर। कैसा ज़माना आ गया है, माँ बाप की इज्जत का पास नहीं रखा उसने। अरे कितना भरोसा किया होगा माँ बाप ने। मेहंदी पर आए लोग सब बातें करने लगे थे। जिस जिसको ये बात मालूम हो रही थी कि फारिस घर पर नहीं है, सभी उसके किरदार पर उंगली उठा रहे थे। ज़हीर साहब की हर तरफ बदनामी हो रही थी। वो अपनी इज्जत लटने पर मातम करते रह गए थे। सब मेहमान और हीरा के ससुराल वाले भी उन पर थो थो करते जा चुके थे। अरे बहन, आप लोग क्यों ये शादी तोड़कर जा रहे हैं? मेरी बेटी का तो कोई कसूर नहीं है। खुदा के लिए हम पर रहम करें। हम लोग पहले बहुत परेशान हैं। अगर आप भी ऐसे करेंगे तो मेरी बेटी से कौन शादी करेगा? हमें क्या पता था कि आपकी बेटियां किरदार की कितनी साफ हैं। पता होता तो हम रिश्ता ही ना लेकर आते। चलो जी चलो, हमें नहीं करनी अपने बेटे की शादी यहाँ पर, जिनकी बेटियों का किरदार ही साफ ना हो। कल को ये भी अपने आशिक के साथ भाग गई तो हम लोग मुआशरे में क्या मुंह दिखाएंगे? ज़हीर साहब उन्हें रोकते रह गए, मगर कोई न रुका। जो घर कुछ घंटे पहले खुशियों से भरा हुआ था, वहां पर मातम का समा था। सारी रात गुजरने के बाद अगले रोज स्कूल में स्टाफ में से कोई वॉशरूम में गया और वहां का बंद दरवाज़ा देखकर हैरान रह गया, क्योंकि आज तक वॉशरूम के दरवाजे किसी ने बंद नहीं किए थे। स्टाफ में से एक टीचर ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने फारिस को बेहोश पड़े देखकर वो हैरान रह गई। अरे, ये तो फारिस है। बस फारिस आंखें खोले। लेकिन फारिस की आंखें ना खोलने पर स्कूल की इंतजामिया ने उसे अस्पताल पहुंचाया था। उसकी आंख दोपहर के वक्त खुली। सर शदीद दर्द की वजह से उठाना मुश्किल लग रहा था। वो एकदम हड़बड़ाकर उठी थी, जैसे उसे होश आई। उसने इधर उधर देखा। मैं अस्पताल में कैसे पहुंची? और फिर उसे सारा वाकया याद आया। वो अपना सर पकड़कर बैठ चुकी थी। या अल्लाह, ये क्या हो गया? मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं घर वालों को क्या जवाब दूंगी? क्या सोच रहे होंगे वो मेरे बारे में? लोगों ने तो उनको बातें सुना सुनाकर उनका जीना मुश्किल कर दिया होगा। फारिस, तुम वॉशरूम में बेहोश कैसे हो गई? या अल्लाह, मैं क्या करूंगी? किस तरह घर जाकर सबको अपने साथ हादसे के बारे में यकीन दिलाऊंगी? अरे नजमा, तुम आ जाओ, अंदर खैर से आना। ज़हीर साहब ने अपनी बहन से सवाल किया था। अरे हाँ जी, खैर से ही आई हूँ। बस आप मिठाई मंगवाएं तो मैं मुंह मीठा करते ही मिठाई। यहाँ पर मातम का सामान है और तुम्हें मिठाई खानी है? नजमा जी, क्यों हमेशा हमारी तकलीफों पर नमक छिड़कने आ जाती हैं?
अरे भाभी बेफिक्र रहें, इस मर्तबा नमक छिड़कने नहीं आई बल्कि आपके जख्मों पर मरहम रखने आई हूँ। मैं अपने बेटे अजीज का रिश्ता आपकी बेटी हीरा से करने आई हूँ। कल देखा मैंने कैसे लोग आप पर बातें करके जा चुके थे, और हीरा, वो तो मासूम है, उसे क्या पता था कि उसके साथ ये सब कुछ हो जाएगा। उसका इतना खास दिन था, और मेहंदी की रात जब दूल्हे वाले बारात ले जाएंगे तो किस तरह लोग बातें करते हैं, और आपके बाद कोई शादी भी नहीं करता। हर कोई लड़की में ही ऐब निकालता है। फिर मैंने सोचा कि मेरे भाई की बेटी है, मेरा अजीज भी अच्छा कमा लेता है, दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। आप अगर इजाज़त दें तो मैं अपनी बेटी को अंगूठी पहना दूं। ज़हीर साहब ने शबनम बेगम की तरफ हैरानगी से देखा था, क्योंकि वो जानता था कि नजमा अपने बेटों से बहुत मोहब्बत करती और वो ऊंचे खानदान से लड़की लाना चाहती थी। लेकिन न जाने अब उसके दिल में वाकई ज़हीर साहब की मोहब्बत जागी थी या फिर कोई और वजह थी जो वो रिश्ता लिए घर पहुंच गई थी। नजमा, क्या तुम वाकई मेरी बेटी के साथ अपने बेटे की शादी करना चाहती हो? जी भाई साहब, आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा? लाएं जी, बेटी को बुलाएं, हम अंगूठी पहनाएंगे। और भाई साहब, आप मिठाई का इंतजाम करें। बहन को मिठाई भी नहीं खिलाएंगे क्या? ज़हीर साहब की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और मिठाई लेने के लिए चले गए। सब एक दूसरे का मुंह मीठा करवा रहे थे। हीरा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी, और अब की मर्तबा शबनम बेगम ने भी कुछ नहीं कहा था। बेटी का घर दोबारा बस रहा था। उन्हें इस बात से अब क्या मसला हो सकता था? और फिर अजीज अच्छा कमा लेता था। शबनम बेगम को ये तसल्ली थी कि उनकी बेटी अच्छे घर में जा रही है। तभी बाहर दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। सब ने हैरानगी से दरवाजे की तरफ देखा था। ज़हीर साहब के चेहरे का रंग उड़ा था, लेकिन लगता है फिर से कोई बातें सुनाने आ गया। मोहल्ले में न जाने कैसी कैसी बातें कर रहे हैं लोग। अरे भाई साहब, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपकी बेटी ने काम भी तो वैसा ही किया ना। खैर, जब तक ये मामला ठंडा नहीं हो जाता, लोग तो अब ऐसे ही बातें सुनाएंगे और आपको सुननी भी पड़ेंगी। बस खुदा बेटियां जब देता है तो उनकी इज्जत भी दे। वो शबनम बेगम की तरफ देखती कह रही थी। शबनम बेगम ने नजरें चुराई थीं। उन्होंने हमेशा अपनी बेटियों की तरफदारी की थी, हमेशा बेटों के आगे ढाल बनकर खड़ी हुई थीं। लेकिन आज जो फारिस ने किया, उसके बाद उनका मान टूट चुका था। उन्हें फारिस पर बेतहाशा गुस्सा था। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि फारिस उनकी इतनी लॉडली बेटी उनका सर नीचे करके भाग सकती है। आप बैठिए। ज़हीर साहब ने दरवाज़ा खोल दिया। शबनम बेगम इतना कहते दरवाजे के पास। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने खड़े वजूद को देखकर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? किसकी इजाज़त से तुम यहाँ पर आई हो? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? यहाँ हम सब के जनाजे देखने आई हो? और क्या बदकिस्मती से हम सब पर जिंदा हैं जब तक? अम्मा, अम्मा मेरी बात तो सुनो। मैं मुसीबत में फंस गई थी अम्मा। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। ऐसी कौन सी मुसीबत थी जो एक रात गुजारने के बाद ही टल गई? चल यहाँ से, इससे पहले तुम्हारे अब्बा आकर तुम्हारी जान। अम्मा, आप लोगों का जो दिल चाहे आप करें, मगर मुझे घर के अंदर दाखिल होने दो। मैं आप लोगों को सब हकीकत बताऊंगी। मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। आप लोगों को मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं आ रहा? क्या आपको फारिस पर यकीन नहीं है कि आपकी फारिस ऐसी हरकत नहीं कर सकती? मैं तो जितना जानती हूँ तुम दोनों ने तो मेरा मान ही तोड़ दिया। मुझे भरोसा करने के काबिल छोड़ा ही कहाँ है तुमने? अरे शबनम बेगम, किससे बातें कर रही हो? कौन है बाहर? बहस मुबाहिसा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तुम सबका काम है बातें सुनाना। तुम छोड़ो, अंदर आ जाओ। और अब हमारे नसीब में लिखा गया है लोगों के ताने सुनना, तो फिर खामोशी से बहस किए बगैर दो ताने सुनकर घर आ जाया करो। शबनम बेगम चेहरा मोड़े ज़हीर साहब की बात सुन रही थी जब फारिस उन्हें धकेलती हुई अंदर दाखिल हुई। अब्बा, मैं हूँ फारिस। अब्बा, अम्मा तो मुझे अंदर भी नहीं आने दे रहे। आप मुझे घर से नहीं निकालेंगे ना? ज़हीर साहब फारिस को देखकर हैरान रह गए। तुम यहाँ वहां पर क्या कर रही हो? जहां मुंह काला करवा कर आई हो, वहां पर भी वापस चली जाओ। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। इससे पहले मैं तुम्हें जिंदा जमीन में दफन कर दूं, यहां से चली जाओ। बाबा, मुझसे पूछ तो लें कि मैं कहाँ पर थी, किस हाल में थी। मैं बहुत तकलीफ में थी। बाबा, खुदा के लिए मुझ पर रहम करें। अब मुझ में इतनी हिम्मत बाकी नहीं है। ज़हीर साहब ने अपनी लॉडली बेटी का चेहरा देखा था जो बिल्कुल पीला पड़ चुका था। फारिस,
मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, हमारी जो बच्ची कच्ची इज्जत है वो बाकी रहने दो, तुम यहाँ से चली जाओ। अब्बा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैं किसी के साथ नहीं भागी थी, मैं तो स्कूल में बंद हो गई थी, किसी ने मुझे वॉशरूम में बंद कर दिया था। वाह भाई वाह, क्या कहानी गढ़ी है तुमने, और तुम्हें लगेगा कि हम लोग इस बात पर यकीन कर लेंगे? अरे सब स्कूलों के रिवाज हैं, चौकीदार स्कूल बंद करते वक्त पूरे स्कूल का दौरा करते हैं, और फिर तुम्हारे अब्बा गए थे तुम्हें देखने के लिए, लेकिन स्कूल तो बंद था, तो तुम कहाँ बंद हो गई थी? अंदर बहन। फुफ्फो, मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात का यकीन करें, मैं भला झूठ क्यों बोलूंगी आपसे? अब्बा, आपको तो मुझ पर भरोसा करना चाहिए ना, आपकी फारिस ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकती जिससे आपका सर झुके। तुम्हारा बाप का सर बहन, अब और कितना झुकाना चाहती हो? यहाँ रहो, मैं बातें सुनाएंगे, तुम यहाँ से वापस क्यों नहीं चली जाते? फुफ्फो, ये मेरे और मेरे बाप का मसला है, आप अंदर क्यों सवाल कर रही हैं? देखो जरा लड़की, गज भर की जबान है तुम्हारी, उसमें इतनी जुर्रत आ गई कि अपनी फुफ्फो से बदजबानी कर रही हो। भाई साहब, मैं कहती हूँ कि इसमें इतनी जुर्रत ऐसे नहीं आई, यकीनन इसके पीछे किसी का हाथ है। बस फुफ्फो, अब मैं मजीद अपने किरदार पर एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। तभी थप्पड़ की आवाज से हर तरफ खामोशी छा गई थी। जहीर साहब ने पहली मर्तबा अपनी बेटी के चेहरे पर थप्पड़ रसीद किया था। बाबा, बस, अब और एक लफ्ज नहीं, मैंने तुम्हें ये नहीं सिखाया था कि तुम अपने बड़ों से बदतमीजी करो, और तुम हो कि मुसलसल अपनी फुफ्फो के साथ बदजबानी कर रही हो। बाबा, आपको मेरी बदजबानी दिखाई दे रही है, मगर फुफ्फो का फसाद फैलाना दिखाई नहीं दे रहा। ये हमारे घर का मसला है, ये सिर्फ अब हमारे घर का मामला नहीं है, ये तुम्हारी बहन की सास भी है। कल तुम्हारे घर ना आने पर तुम्हारी बहन का रिश्ता टूट चुका है, बारात वापस जा चुकी है। शुक्र अदा करो कि तुम्हारी फुफ्फो ने तुम्हारी बहन का रिश्ता दोबारा मांग लिया, वरना हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहते। सारी जिंदगी तुम दोनों हमारे सर पर भूत बनकर बैठी रहीं, इससे बेहतर था कि बेटे ही पैदा हो जाते, कम से कम इज्जत खो जाने का खौफ तो ना होता। अरे भाई साहब, बच्ची है, क्या कह रहे हैं? क्यों मार रहे हैं इसे? छोड़ दें इसको। जाओ तुम अंदर जाकर बैठो, आ गई हो महारानी मुंह काला करवा कर। अब्बा, आप तो ऐसे मत कहें, आप तो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं तो आपकी लॉडली बहन हूँ। बहन, लॉडली बहन, लॉडली बेटी होने का जो तुमने फर्ज अदा किया ना, वो हमें बहुत महंगा पड़ रहा है। बहन, सारे जहां में हमारी बदनामी करवाई है, सब लोग हम पर बातें कर रहे हैं। आपको मेरी बात का यकीन करें, मैं स्कूल में बंद हो गई थी, मुझे किसी ने वॉशरूम में बंद कर दिया था, मैं अभी अभी अस्पताल से आ रही हूँ। बस बस मुझे बातें सुनाने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही सफाइयाँ पेश करने की। मुझे तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं है। तुम्हें ज़रूरत क्या थी स्कूल में रहने की? मुझे क्या पता था कि आपका? मुझे तो ये था कि मैं स्कूल में बैठकर पेपर चेक कर लूँगी, तो घर जाकर आपकी शादी इंजॉय करूँगी। लेकिन मुझ पर तो ये मुसीबत आ पड़ी। अब आप तो ऐसे मुझसे मुंह फेर कर बैठी हैं कि आप लोगों की तल्ख कलामी में बर्दाश्त नहीं कर पा रही। आप लोग तो मेरे अपने हैं, और अपने होने के बावजूद ये सब कर रहे हैं, तो गैरों को तो मौका मिल ही जाएगा मुझे बातें सुनाने का। तो तुमने हरकत भी तो ऐसी की है ना? हीरा ने फारिस को बहुत सी बातें सुनाई थीं, जिस पर वो अपना सर मुंह लेकर बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किसको अपनी बातों का यकीन दिलाए। तभी जहीर साहब के दिमाग में न जाने क्या ख्याल आया कि आपने हमेशा मेरे मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है। आज भी मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप मेरी बात मानें। क्यों? नजमा बेगम ने सवालिया निगाहों से जहीर साहब की तरफ देखा था। जहीर साहब ने अपने हाथ जोड़े थे। मेरी छोटी बेटी का रिश्ता अपने बड़े बेटे शहराज के लिए कर लें। मुझे कोई एतराज़ नहीं है इस रिश्ते से। मैं जानता हूँ वो कुछ खास कमाता नहीं है, लेकिन बस मेरी बेटी का घर बस जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और आपके घर में रहकर वो यकीनन भूखी नहीं रहेगी। भाई साहब, इस बारे में मैं आपसे कुछ नहीं कह सकती, जब तक मैं शहराज से बात नहीं कर लेती। न जाने वो घर से भागी हुई लड़की से शादी करेगा भी नहीं। अब कमाता भी नहीं है, तो ये उसका इतना बड़ा जुर्म नहीं है, लेकिन उसकी शादी एक घर से भागी हुई लड़की से करवा दें। तभी शहराज को घर बुलाया गया। शहराज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, खुदा के लिए मेरी बेटी से शादी कर लो। मैं मानता हूँ कि वो घर से भाग गई है, लेकिन एक वक्त तुम ही हो जो मेरी बात का मान रख सकते हो। लेकिन मामू जान, देखो शहराज, मैं अपनी आधी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगा, फिर तो तुम मेरी बेटी को अपना लोगे ना, फिर तो तुम्हें कोई मसला नहीं होगा।
तभी शहराज ने अपनी माँ की तरफ देखा था, जिन्होंने हाँ में सर हिलाने का कहा। ठीक है मामू जान, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। फारिस को जब ये बात मालूम हुई तो वो दंग रह गई। बाबा, आप मेरी शादी एक अनपढ़ और बेरोजगार के साथ कर रहे हैं, जो 2 वक्त की रोटी भी मुझे नहीं खिला पाएगा बाबा। मैं किसी सूरत शहराज से शादी नहीं करूंगी। आप मेरे लिए कोई भी रिश्ता देखते हैं, लेकिन शहराज हरगिज नहीं। तो फिर किससे शादी करनी है तुम्हें? जो तुमने किया है, उसके बाद शुक्र अदा करो कि शहराज का रिश्ता भी आ गया, वरना सारी जिंदगी यहाँ पर कनवारी बैठी रहोगी। और बेटी, मैं तुम्हारा इतना बोझ नहीं उठा सकता। बाकी नहीं तुम्हारा बोझ उठाने की, लोगों की बात है। कल से हम सुन रहे हैं, और तुमने तो आराम से आकर कह दिया कि तुम फंस गई थी। मैं किस किस को जवाब दूंगा, किस किस को सफाइयाँ पेश करूंगा। इसलिए मेहरबानी करो और अगले हफ्ते अपनी बहन के साथ तुम भी रुखसत हो जाओ। तुम्हारे अब्बा बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम लोग तुम्हारी वजह से बदनामी नहीं झेल सकते। कम से कम इस उम्र में तो हमें सुकून से मर लेने दो। अम्मा, आप लोग मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हो। गलत तो तुम्हारे साथ ही हुआ है ना, तो हम तो यहाँ बहुत सुकून से बैठे हैं। हीरा ने भी अपना हिस्सा डाला। वो बिल्कुल खामोश हो गई थी। उसके पास अपनी सफाई पेश करने के लिए कुछ भी नहीं था, न कुछ सबूत, न कुछ गवाह। वो जानती थी कि कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करेगा, इसलिए उसने खामोशी से उस शादी के लिए हामी भर दी। 1 हफ्ते के बाद दोनों बहनें रुखसत होकर ससुराल चली गई थीं। अपने ससुराल पहुंची तो वहां पर ससुराल का माहौल देखकर अफसुर्दा हो गए, क्योंकि ना तो उसका कमरा सजाया गया था और ना ही किसी को उसके आने की कोई खुशी थी। वो अपने कमरे में गई तो कमरे की हालत देखकर उसे तकलीफ महसूस हुई थी। पूरा कमरा बिखरा पड़ा था। डेकोरेशन के नाम पर कोई चीज वहां पर नहीं रखी गई थी। उसने आहिस्ता आहिस्ता करके अपना सारा कमरा साफ किया और फिर आराम करने के लिए लेट गई। वो जिस्मानी से ज्यादा ज़हनी तौर पर थक चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। या अल्लाह, मेरे लिए आगे आसानियां पैदा करना। मुझ में इतनी सकत नहीं है कि अब मैं कोई और दुख बर्दाश्त कर सकूं, और ना ही किसी की बातें। आप तो जानते हैं कि मैं झूठ नहीं बोल रही। मेरे गवाह आप हैं, मुझ पर रहम करना। इतना कहते अब उसकी आंख लग गई। उसे मालूम ही न हुआ कि अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था। शायद शहराज सारी रात कमरे में आया ही नहीं था। वो कमरे से बाहर निकली तो नजमा बेगम सामने बैठी चाय पी रही थी। उठ गई हो मैं मैडम? हमारे घर के रिवाज नहीं है इतनी देर तक सोना। वो हाथ मसलती आंखें छुड़ाने लगी थी। वो बहुत थकावट और कमजोरी की वजह से नींद आ गई थी। कल से ध्यान रखूंगी। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन वहां पर किसी को न पाकर उसके चेहरे पर जख्मी मुस्कुराहट आई थी, जिसका मतलब था कि हीरा को अभी तक जगाया नहीं गया था, और वो जो खुद उठकर आई थी उसे भी बातें सुनाई जा रही थीं। उसने गहरा सांस लिया। वो किचन है, जाओ सबके लिए नाश्ता बनाओ। और वो जो खामोशी से सोफे पर बैठने लगी थी कि नजमा बेगम की बात पर दंग रह गई। लेकिन फुप्पो, मेरा मतलब है कि आपके घर तो मुलाजिम है ना, और नाश्ता वही बनाते हैं ना? यही बनाते हैं, लेकिन मैंने सारे मुलाजिम हटा दिए हैं। उसने बेयकीनी से नजमा बेगम की तरफ देखा था। मगर खुद को नाश्ता तो अम्मा लेकर आएंगी ना? हाँ, नाश्ता तो अम्मा बाहर ही कर लेंगी, लेकिन नाश्ता करने के लिए बर्तन साफ होना भी तो ज़रूरी है। किचन में कल रात के खाने के बर्तन पड़े हैं। जाओ वो सब धो लो, और मुलाजिम आज के बाद नहीं आएंगे। मैंने उनकी छुट्टी करवा दी है। अब तुम्हारा शौहर तो कुछ कमाता नहीं है, तुम्हारा बोझ हमारे सर पर है, और मैं अपने कमाओ बेटे को इतना बोझ नहीं डाल सकती। उसे भी अपना घर बार को देखना है, हमें देखना है। अब तुम्हारा और तुम्हारे शौहर का भी खर्चा वो उठाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। इसलिए तुम घर के सारे काम करोगी, तभी तो तुम लोगों को 2 वक्त की रोटी मिलेगी, क्योंकि मुलाजिम को देने के लिए भी पैसों की ज़रूरत होती है। उसने गहरा सांस लिया। वो कुछ और नहीं कह सकती थी, अपनी सफाई में कुछ बोल नहीं सकती थी। मजबूरन उसे नजमा बेगम का कहा मानना था। नजमा बेगम ने किचन में उसे बर्तन धोने पर लगा दिया। उसने तलखी से अपने सादा हाथ देखे, जिन पर मेहंदी तक नहीं लगाई गई थी, और दूसरी तरफ उसकी बहन थी। खुशनसीब थी। कमरे से बाहर आई और नजमा बेगम उसके सदके वारी जाने लगी थी। जीती रहो, खुश रहो, माशाल्लाह क्या रूप आया है तुम पर। अब लग रही हो ना मेरी बहू। बस ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहना, खुश रहना। मैं तुम्हारे चेहरे पर उदासी नहीं देख सकती। फुप्पो, आप दिल की कितनी अच्छी हैं। तुम भी तो इतनी अच्छी हो,
मुलाजिम आ गए हैं क्या? एक तो चाय पीने का दिल कर रहा है। अरे कहाँ अब मुलाजिमीन, वो तो मैंने हटा दिए हैं। लेकिन क्यों फुफ्फो? अरे क्यों का क्या मतलब हुआ? तुम तो जानती हो शहराज कमाता नहीं है, सारा बोझ तुम्हारे शौहर पर आ जाता है, इसलिए मुलाजिमीन को हटा दिया और आज से सारे घर के काम फारिस ही किया करेगी। वो उसकी सगी बहन थी। दिल में कहीं ना कहीं उसके लिए हद तक महसूस हुई, लेकिन यह सिर्फ असली एहसास था। इसके बाद हीरा ने अपना दिल सख्त कर लिया और उठती किचन में चली गई। क्या ज़रूरत थी तुम्हें स्कूल जाने की? नौकरी करने का बहुत शौक था। तुम्हारी वजह से आज ये सब दिन देखने पड़ रहे हैं हमें। वो जो बर्तन धो रही थी, अपनी आंखों में आंसू पीछे धकेलती हुई खामोशी से अपने कामों में मसरूफ रही। उसे अब किसी से भी कोई गर्ज नहीं था। वो जानती थी कि कोई उसका सगा नहीं है, हर कोई उस पर इल्ज़ाम लगा रहा है। जानती हो, अजीज ने रात मुझे कितनी बातें सुनाई हैं। उसमें एक नज़र अपनी बहन की तरफ देखा, जिसके वजूद को चमकीले रंग बिरंगे कपड़े, और एक नज़र अपने ऊपर देखा जहां सादा सा लिबास पहना हुआ था। न जाने तुम्हारे साथ क्या कुछ हो चुका है। अजीज ने मुझे रात में बताया कि ऐसे घर में से भागी हुई लड़कियों के साथ क्या कुछ होता है। बस, कम से कम आप तो मेरे किरदार पर उंगली मत उठाएं। मैंने कुछ नहीं किया और ना ही मेरे साथ कुछ हुआ है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसकी सगी बहन भी उस पर भरोसा नहीं कर रही थी। वो बिल्कुल टूट चुकी थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो कहीं छुप जाए, जहां उसे कोई ताना न दे, कोई बात न सुनाए। हाँ, बस करो, जैसे मुझे पता नहीं है ना कहाँ मुंह काला करवा कर आई हो। वैसे एक बात तो बताओ, शहराज भाई ने तुम्हें कुछ नहीं कहा? तुम्हारी पाकदामनी तो उनके सामने आ ही गई होगी। हीरा ने तंजिया लहजे में फारिस को भगते सुनाई दी। शहराज रात से घर पर नहीं है। हाँ, बेचारे आते भी क्यों? उन्हें मिलना ही क्या था तुमसे? एक झूठा बर्तन। फारिस को लगा था उसका दिल बंद हो जाएगा। उसकी अपनी सगी बहन उस पर इतने तंज कर रही थी। आपको किचन से कुछ चाहिए था क्या? हाँ, मैं बस तुम्हें यही कहने आई थी कि मेरे लिए एक कप चाय बना दो। अब खरी मुंह क्या देख रही हो? मेरी बहू ने कहा है इसलिए चाय बना दो। मेरी बहू के तो हाथों की अभी तक मेहंदी नहीं उतरी, और वो जो खुद चाय बनाएगी? जाओ इसके लिए चाय बनाओ, और हाँ, बाहर ले आना, यहाँ पर बहुत सख्त गर्मी है। चलो हीरा, बाहर चलो। इतना बंसवर कर कहाँ जा रही हो मैडम? कुछ रोज के बाद वो घर से बाहर निकलने लगी, जब नजमा बेगम ने उसे रोक लिया। कहाँ जा रही हो तुम? कुछ पूछा है मैंने तुमसे? वो जो जाते जाते एकदम रुक गई थी नजमा बेगम की बात पर, उसने पीछे मुड़कर देखा था। फुफ्फो, कोई ज़रूरी काम है? बस वही करने जा रही हूँ। हाँ, सीधे तरीके से क्यों नहीं कहती कि अपने आशिक से मिलने जा रही हो? फुफ्फो, बस कर दें, खुदा का वास्ता है आपको। मैं तो बस अम्मी अब्बा से मिलने जा रही थी। दिल उदास, आप बताती, यकीनन आप जो बातें सुनाती हैं। ठीक है, लेकिन जल्दी घर वापस आ जाना। शहराज को मालूम हुआ तो वो खामखा मुझ पर गुस्सा होगा, और मैं तुम्हारी वजह से अपने बेटे से बातें नहीं सुन सकती। जी फुप्पो, जल्दी वापस आ जाऊंगी। इतना कहकर वो घर से बाहर निकल गई थी कि वो सीधा अपने स्कूल गई। प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठते हुए प्रिंसिपल के आने का इंतजार कर रही थी। या अल्लाह, प्रिंसिपल कहाँ रह गई आज? कुछ देर के बाद प्रिंसिपल ऑफिस में दाखिल हुई तो वो खामोशी से अपनी जगह से खड़ी हो गई। मैम, मैं दोबारा से नौकरी करना चाहती हूँ। फारिस, आई एम सॉरी, बट हमने तुम्हारी जगह पर एक नई टीचर रख ली है। तुमने तो कुछ भी बताए बगैर स्कूल छोड़ दिया था। मैडम, आप तो जानती हैं कि मेरे साथ क्या हादसा पेश आया, और उसके बाद जब मैं घर पहुंची तो सबको लगा कि मैं घर से भाग गई थी। मेरी बहन की शादी थी, उसकी शादी टूट गई। मेरा रिश्ता जहां हुआ था वो रिश्ता टूट गया। हमारे घर में कहराम मच गया। उसके बाद मेरे अब्बा ने मेरी शादी मेरे फुफ्फो के बेटे से कर दी। मैं आज भी बड़ी मुश्किल से वहां से निकल कर आई हूँ। प्लीज़, आप मेरी कुछ मदद करें। देखें मिस फारिस, आपको इतनी तो अक्ल होनी चाहिए थी कि आप स्कूल में बगैर बताए ना रुकती। कोई भी नहीं जानता था कि आप स्कूल में हैं। फिर भला किसी को इल्हाम तो नहीं होना था? चौकीदार को भी जल्दी से जाने की थी, वो चला गया। अब उसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है ना? मैडम, मैं आपका कसूर नहीं निकाल रही, लेकिन बस चाहती हूँ कि इस स्कूल में मुझे दोबारा नौकरी मिल जाए। मेरे शौहर कुछ नहीं कमाते, और मेरे ससुराल वालों ने मुझ पर जुल्म की इंतहा कर दी है। अगर मैं कुछ कमाने लगूंगी तो शायद मेरे लिए कुछ आसानी हो जाए। सॉरी फारिस, अब हम आपको दोबारा नहीं रख सकते। हमारे स्कूल के रूल्स हैं।
तभी फारिस के साथ बैठी वाइस प्रिंसिपल ने उसे गौर से देखा था। फारिस, हम जानते हैं कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, आपके साथ बहुत गलत हुआ है, ज्यादती हुई है आपके साथ, लेकिन आप भी हमारी तकलीफ को समझें, हम कुछ नहीं कर सकते। मैडम, आप कोशिश तो करें, शायद मेरे लिए कोई सेट निकल आए। अच्छा, क्या आप छोटी क्लासेस को पढ़ा लेंगी? जी मैडम, मैं सबको पढ़ा रही हूँ। आप बताएं कौन सी क्लासेस को पढ़ाना है? यही, 4th क्लास को। जी मैं पढ़ा लूंगी। ठीक है, हम आपको एक एक्स्ट्रा पेपर रख लेते हैं, लेकिन आइंदा के बाद कुछ भी हो, आप हमें बताए बगैर स्कूल नहीं छोड़ेंगी। जी मैडम, मैं ऐसा ही करूंगी। बहुत शुक्रिया। वो खुशी खुशी घर चली गई और जाते ही शहराज के आने का इंतजार करने लगी, क्योंकि अब एक आखिरी वही सहारा था जो उसके लिए कुछ कर सकता था। आ गई हो मैडम? तुम? कब से तुम्हारा शौहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, और तुम हो कि न जाने कहाँ सैर सपाटे करती आ रही हो। कहाँ गई थी तुम? वो जो नजमा बेगम को कोई बात कहने वाली थी कि तभी शहराज उसके पास आया था। मैं तुमसे पूछता हूँ कि कहाँ गई थी? मना किया था ना मैंने कि तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी। फिर तुम किसकी इजाजत से घर से बाहर गई? मैं अपने स्कूल गई थी। क्या स्कूल? कौन सा स्कूल? वहीं से, कोई जहां से तुम भागी थी। शहराज, मैं भागी नहीं थी, मेरा यकीन करें। तुम चलो कमरे में, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। वो उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे में लेकर आया। उसका वजूद थर थर कांप रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे, किस तरह अपने शौहर को यकीन दिलाए। मैंने तुम्हें मना किया था कि घर से एक कदम बाहर नहीं रखोगी। बताओ, अपने आशिक को मिलने गई थी ना? नहीं शहराज, मेरा यकीन करें, मैं तो सिर्फ नौकरी के लिए अपने स्कूल गई थी। हाँ, उस रात तुम स्कूल में बंद हो गई थी, यही कहानी गढ़ी थी ना तुमने? फिर बताओ क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ? अगर आपको मेरी पाक दामनी का सबूत चाहिए, तो आप मेरे करीब आकर मुझसे मेरी पाक दामनी का सबूत ले सकते हैं, लेकिन खुदा के लिए मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम मत लगाएं। आप मेरे शौहर हैं, और मियाँ बीवी तो एक दूसरे का लिबास होते हैं। अगर आप भी मुझ पर इल्ज़ाम लगाएंगे, तो मैं ये ज़िंदगी कैसे गुजारूंगी? खुदा के लिए मुझ पर रहम करें, और एक और बात बताओ, घर के सारे नौकर मर गए हैं जो तुम काम के बहाने बार बार मेरे कमरे में आती हो। शहराज हाशमी ने उसे हिकारत से देखा। फुप्पो ने नौकरों को छुट्टी दे दी है, उससे सारे काम मैं करती हूँ। उसकी आंखें नम हुईं। वो बाप की लॉडली बेटी एक मामूली गलती की वजह से शहराज जैसे पत्थर दिल के निकाह में दे दी गई थी। जस्ट शट अप मामा, इतनी जालिम नहीं है, वो बरहम हुआ। वैसे बाबा की वजह से सब बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना। वो बात अधूरी छोड़कर अपने आंसू पोंछती वहां से जाने लगी कि शहराज ने बाजू से घसीटते उसे बेड पर पटका। वरना क्या? आज बताता हूँ, तुम जैसी चलन लड़कियों की औकात क्या होती है। वो बेदर्दी से उसकी रूह में समाया, मगर अगले लम्हे ये देखकर साकित हुआ था, क्योंकि वो वाकई पाक दामन थी। उसकी पाक दामनी का सबूत शहराज को मिल चुका था। वो सर पकड़ के बैठा हुआ था जब फारिस उसके पास आई। अब तो आपको यकीन हो गया होगा ना कि मैं पाक दामन हूँ। तो फिर क्या वाकई उस रात? जी हाँ, कुछ लड़कों ने मुझे वॉशरूम में बंद कर दिया था। अगली सुबह मैं अस्पताल में गई, वहां से घर आई थी, लेकिन स्कूल में मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, अपनी आधी से ज्यादा काबिल हूँ। मैंने बहुत से कोर्सेज किए हैं, इसलिए अच्छी तनख्वाह पर मुझे नौकरी मिल रही है। तनख्वाह का सुनकर शहराज के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। अच्छा, तो कितनी तनख्वाह मिल रही है तुम्हें? 1.5 लाख। 1.5 लाख तनख्वाह मिल रही है मुझे? आपने मुझे कहा था ना शादी की रात कि मैं भी नालायक हूँ और मेरी बीवी भी नालायक है। अच्छी लड़की तो मेरे भाई को मिल गई है। देखिए, आज मैं इस काबिल हूँ कि मैं आराम से हमारा खर्चा उठा सकती हूँ। बस आप एक मर्तबा मुझे इजाज़त दें। लेकिन तुम अकेली लड़की किस तरह ये नौकरी करोगी? पहले भी तुम्हारे साथ जो हादसा हुआ, तुम बहुत मासूम हो, तो तुम्हारे साथ दोबारा भी वो हादसा हो सकता है। लेकिन हाँ, एक तरीका है। अगर मैं तुम्हें सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ तरीके सिखा दूं, तो फिर तुम अपनी बचत कर सकती हो। और फिर वो उसे हर तरीके से अपना बचाव करना सिखाता है। कभी उसे बॉक्सिंग सिखाता है, और कभी उसे अपनी ज़ात के लिए लड़ना। ओहो, मगर ये सब आपने कहाँ से सीखा? अरे मैं तो चैंपियन हूँ इन सब का। ये मेरी अलमारी खोल कर देखें, गोल्ड मेडल पड़े हुए हैं यहाँ पर। क्या? लेकिन मैंने तो सुना था कि आप कुछ भी नहीं करते। हाँ, हमारे मुआशरे में सब कुछ समझा भी नहीं जाता। बस यहाँ पर रहकर मेहनत मजदूरी करके जो लोग 4 पैसे कमाते हैं,
बस वही पैसे वाले होते हैं। मेरी काबिलियत किसी को दिखाई नहीं दी। मैंने तो हमेशा यही सुना था कि आप नालायक हैं, आप कुछ नहीं करते कभी। वो तंजिया हंसा था। हाँ, सुना होगा, मैं भी तो अब तक यही सुनता आ रहा हूँ, लेकिन आप तो वाकई बहुत काबिल हैं। और फिर शहराज ने अपनी तस्वीरें दिखाई थीं। ये देख रही हो तस्वीरें? ये सब मेरी मेडल लेते हुए की तस्वीरें, उनमें सभी तकरीबन गोल्ड मेडल हैं। तो अब अपनी काबिलियत को अपनी जिंदगी का हिस्सा क्यों नहीं बनाते? शहराज ने हैरानगी से फारिस की तरफ देखा था। क्या तुम्हें कोई एतराज़ नहीं होगा अगर मैं रेसलिंग करूंगा? मुझे भला क्या एतराज़ होगा? मुझे तो बल्कि खुशी महसूस होगी कि मेरा शौहर रेसलर है। इतनी बड़ी अचीवमेंट होगी मेरे लिए। और फिर वो एक एक करके उसकी सारी तस्वीरें देखने लगीं और हैरान होने लगीं। जहां पहले शहराज उसकी काबिलियत पर हैरान हो रहा था, वो उसकी काबिलियत पर हैरान हो रही थी। तभी वो आगे बढ़ी और शहराज के सीने पर सर रख दिया। शुक्र खुदा का कि हमें एक दूसरे पर भरोसा है, वरना ये जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती हमारे लिए जीना। हाँ, मैंने भी लोगों की बातों पर यकीन किया। कोई बात नहीं, जो हालात थे उसे ऐसे ही होना था, लेकिन आप फिक्र मत करें। आइंदा के बाद हम दोनों एक दूसरे पर भरोसा करेंगे और कभी एक दूसरे के खिलाफ कोई भी बात नहीं सुनेंगे। फिर देखिएगा कैसे सब लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। बस आज के बाद से वो अपनी जिंदगी गुजारेंगे। मैं भी कल ही जाकर एप्लीकेशन देता हूँ ताकि मुझे दोबारा से रेसलिंग में हिस्सा लेने का मौका मिल जाए और तुम भी अपनी नौकरी शुरू करो। अगले रोज फारिस स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी जब नजमा बेगम की नज़र उस पर पड़ी। कहाँ जा रही हो तुम इतना? वो स्कूल जा रही हूँ। किसकी इजाज़त से? मेरी इजाज़त से स्कूल जा रही है? वो जहां भी कोई जवाब देने वाली थी कि शहराज की आवाज़ सुनकर वो दंग रह गई। उसने बेयकीनी से पीछे मुड़कर देखा। यहाँ पर शहराज खड़ा है। बेसाख्ता उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। आपने उसका रिश्ता क्यों रोका है? उसे जाने देना, उसे देर हो रही है। एक तो तुम पहले ही नालायक, उस पर अब ये बीवी को भी नौकरी करवाओगे? घर में बैठकर बीवी की तनख्वाह खाओगे? शर्म नाम की कोई चीज़ है तो? मैं हम लोग पर बातें करेंगे, क्या कहेंगे लोग हमें? अम्मा, मैं कुछ नहीं जानता, लोगों का तो काम है बातें करना, लेकिन तुम इस बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? ये लड़की बाहर नहीं जाएगी, उसका भरोसा क्या फिर किसी के साथ चल बसे? मेरी बीवी पर अब एक और बात नहीं। आपको इस बात से एतराज़ नहीं होना चाहिए कि मेरी बीवी क्या कर रही है। वो जो भी कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है। नजमा बेगम तो अपने बेटे की जुर्रत पर हैरान थी। अब तुम अपनी बीवी की खातिर मुझसे बहस करोगे? मेरे साथ जबान चलाओगे? मजबूरी है अम्मा, क्योंकि आप तो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं हैं और मेरे पास अपनी बीवी का दिफा के लिए और कोई रास्ता नहीं है। जाओ तुम और ख्याल रखना अपना, और किसी की फजूल बात पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बस अपनी नौकरी पर ध्यान दो। और तू? और नौकरी पर वो जा रही है, और तुम कहाँ जा रहे हो? मैं भी ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, शाम तक वापस लौट आऊँगा। इतना कहते वो रुका नहीं था, बल्कि घर से बाहर निकल गया था। स्कूल में भी बैठी शहराज के बारे में सोच रही थी। उसके चेहरे पर बार बार मुस्कुराहट आ रही थी। वो तो ये सोच रही थी कि उसने शहराज को कितना गलत समझा था। ये तो खुदा का शुक्र था कि वो अच्छी आदत का था, वरना वो क्या करती? तन्हा किस तरह जिंदगी गुजारते? वो शाम को लौटती। शहराज बेचैनी से उसका इंतजार कर रहा था। नजमा बेगम दूर खड़ी थी, सब कुछ देख रही थी। क्यों मुसलसल दरवाजे के पास चक्कर लगा रहे हो? अगर इतनी ही बेएतबारी थी अपनी बीवी पर, तो भेजा ही क्यों उसे? अम्मा, आप तो एक मिनट खामोश हो जाएं। कभी फारिस घर में दाखिल हुई थी। कैसा रहा तुम्हारा दिन? वो जब भी घर में दाखिल हुई थी, शहराज की बात पर हैरानगी से उसे देखने लगी। अच्छा था, बहुत अच्छा था। आपका दिन कैसा था? हाँ, मेरा भी बहुत अच्छा था। कमरे में चलो, तुम्हें कुछ बताना है। ऐसी कौन सी बात है जो बीवी को कमरे में ले जाकर बताई जा रही है और माँ को नहीं बताई जा सकती? अम्मा, अम्मी, अभी क्या आपस में मामला है? आप कौन होती हैं हमारे अंदर दखल अंदाजी करने वाली? सख्त लहजे में बोलता वहां से चला गया। ऐसी भी कौन सी बात थी जो कब से आप मेरा इंतजार कर रहे थे? मत पूछो मैं कितना खुश हूं आज। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप जल्दी से मुझे भी खुशी की खबर बताएं ताकि मैं भी खुश हो जाऊं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम जानती हो, मुझे रेसलिंग में दोबारा से पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है। और तो और, जीतने वाले को 10 करोड़ का इनाम भी दिया जाएगा। 10 करोड़? हाँ, 10 करोड़। इतनी रकम पहली मर्तबा लगाई गई है। मैं तो ज़रूर पार्टिसिपेट कर रहा हूँ।
हाँ, बस एक फिक्र की बात है। कैसी फिक्र? इसमें जान जाने का भी खतरा है। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम मेरे बगैर रह लोगी? तभी फारिस ने जल्दी से शहराज के हाथों पर हाथ रखा। उसकी आंखें भर गईं। खुदा ना करे आपको कुछ हो, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? और माशाल्लाह से आप चैंपियन रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप ये मैच भी जीत जाएंगे, और फिर देखिएगा, हम लोग हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे। मगर दिल ही दिल में फारिस का खौफ अब जन्म लेने लगा था। उसे डर लगने लगा था कि वाकई अगर शहराज को कुछ हो गया तो वो कैसे जिएगी। हकीकत तो ये थी कि वो शहराज को अपना दिल दे बैठी थी। या अल्लाह, उनको कुछ ना हो, ये हमेशा कामयाब रहें। दूसरी तरफ शहराज का भी दिल डर रहा था। एक अरसे के बाद वो दोबारा जा रहा था रेसलिंग में, और रेसलिंग हारने का डर उसे अपनी जान जाने का डर था। वो फारिस के साथ जिंदगी गुजारना चाहता था। फारिस भी उसके साथ बहुत खुश उसलूबी से जिंदगी गुजार रही थी। मैडम, मैं उन लड़कों के खिलाफ कंप्लेन करना चाहती हूँ। उन लड़कों को स्कूल से बाहर निकालना चाहिए जिन्होंने स्कूल के एक टीचर के साथ ऐसा किया। देखिए मिस फारिस, हम ऐसा नहीं कर सकते। उनके वालिदैन बहुत ताकतवर हैं, वो हमारा स्कूल 1 मिनट के अंदर बंद करवा सकते हैं। हम माजरत के साथ आपसे दरखास्त करते हैं। किस बात को बंद करते हैं? क्योंकि इस मामले में हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। आपने हमें नौकरी दी, वापस मिलने का कहा, हमने आपको नौकरी वापस दे दी, लेकिन अब मजीद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, एक हल है। अगर आप पुलिस का साथ लें तो फिर मुमकिन है कि कुछ हो सकता है। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं पुलिस का सहारा ले लूंगी और उन लड़कों को सज़ा ज़रूर दिलवाऊंगी। लेकिन इस बारे में इस बात से भी ध्यान रखिएगा कि आपको भी कुछ हो सकता है। बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं अपने साथ बुरा होने वाले के साथ अच्छा नहीं कर सकती, इसलिए उनको सज़ा ज़रूर दिलवाऊंगी। फारिस ने भी सोच लिया था कि वो शहराज से बात करेगी और उन लड़कों को सज़ा दिलवाएगी, ताकि कल को कोई और फारिस अपने घर से बेघर ना हो सके। दूसरी तरफ शहराज की प्रैक्टिस जारी थी। वो सारा दिन घर से बाहर रहता। नजमा बेगम को बातें अब तकलीफ देने लगी थीं। आखिर तुम दोनों मियाँ बीवी का क्या मसला है? कहाँ होते हो सारा सारा दिन? ना बीवी का मालूम है ना मियाँ का। क्या चल रहा है उन दोनों के दिमाग में? वो जो किचन में खड़ी काम कर रही थी, तभी नजमा बेगम उस पर आकर भड़क उठी। अरे फुफ्फो, इस पर इतना गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? शहराज, आएंगे तो उनसे पूछ लीजिएगा, वो कहाँ पर होते हैं। और मेरा तो आपको पता है कि मैं स्कूल पढ़ाती हूँ, कभी जल्दी भी आ जाती हूँ और कभी देर भी हो जाती है। लेकिन हाँ, एक बात है कि आप हमें इस बात से रोक टोक नहीं सकती। मेरे साथ शहराज खड़े हैं और शहराज के साथ मैं खड़ी हूँ। अरे आपने तो अपने बेटे को भी नहीं छोड़ा, उसे भी निकम्मा, नालायक और न जाने क्या क्या खिताब से पुकारे। आपको क्या मालूम कि उन्होंने कितनी तकलीफें झेली हैं सिर्फ आपकी तानो ताना की वजह से। और अब आप मेरे साथ भी वही सब कर रही हैं। कुछ लोग होते हैं फितरतन आदतन ऐसे, इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। वो इतना कहते मुस्कुराते हुए फिर से बर्तन धोने लगी थी और फिर किचन का जल्दी से काम करके अपने कमरे में चली गई, ताकि अच्छा सा तैयार होकर शहराज को खुश कर सके। आज उनकी शादी को 1 महीना हो चुका था और वो 1 महीना बहुत अच्छे से गुजारना चाहती थी। स्कूल से आते हुए वो छोटा सा केक भी लेकर आई। शहराज घर लौटा तो आज फारिस को इतना तैयार देखकर वो दंग रह गया। वो पहले से बला की खूबसूरत थी, इस पर आज हल्का सा मेकअप अब 4 चांद लगा रहा था। क्या बात है मोहतरमा, आज अपने शौहर को दिन में तारे दिखाने का इरादा है? कैसी तैयारी किस बात की है? तभी वो छोटा सा केक जो साथ वाली टेबल पर पड़ा था उठाकर शहराज के पास ले आई। आज हमारी शादी को 1 महीना हो चुका है और आपको याद भी नहीं है? ओह हाँ, सॉरी, मैं भूल गया था। क्या बात हुई शहराज? हमें तो एक लम्हा जीना था खुशी से, सुकून से, और अब आप भी भूल गए। आई एम सॉरी, मुझे नहीं भूलना चाहिए था। वो मुंह बनाती हुई केक वापस टेबल पर रख दी। शीशे के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें झुकी हुई थीं। वो बच्चों की तरह होंठ बाहर निकालकर मुंह बनाकर खड़ी थी कि तभी उसे अपने गले में शहराज की उंगलियों का लम्स महसूस हुआ। उसने झटके से अपनी नजरें उठाईं तो शहराज ने बहुत खूबसूरत सा लॉकेट उसके गले में डाला। कि तुम जानती हो, मैंने दिन रात मेहनत मजदूरी करके लॉकेट तैयार करवाया, सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं चाहता था हमारी शादी के 1 महीने बाद मैं तुम्हें तोहफा दूं। देखो कितना हसीन तोहफा है, और ये तुम पर आकर तो बहुत हसीन लग रहा है। शहराज, आपको याद है? और मुझे लगा था कि आप भूल रहे हैं।
तुमसे मुंसलिक अब कोई भी बात मैं भूलूंगा नहीं, हमेशा याद रखेंगे, और ना भी तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा। तुम देखना हमारी जिंदगी कितनी अच्छी गुजरेगी, बस हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। क्यों नहीं शहराज, ऐसा ही होगा, आप बेफिक्र रहें। और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। अब वो दिन आ गया था जिस रोज शहराज को रेसलिंग के लिए जाना था। वो तैयार होकर घर से निकलने लगा कि नजमा बेगम ने ऑर्डर दिया कि तुम फिर से वही आवारागर्दी शुरू कर दी है, फिर से रेसलिंग पर जा रहे हो। अम्मा, आज मेरा फाइनल है, और खुदा के लिए आज कोई मनहूसियत मत फैलाना। शहराज ये मीठा खाकर जाए, मैंने सुना है कि मीठा खाकर जाने से अच्छा ही होता है। शहराज भी मुस्कुराते हुए फारिस की तरफ देखता था, और फिर एक कटेली नज़र अपनी माँ पर डालते हुए घर से बाहर निकला था। वो दिल ही दिल में दुआ कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसका दिल इतना बेचैन क्यों है, वो क्यों इतना घबरा रही थी। या अल्लाह, मेरे शहराज को कुछ मत करना, वो सही सलामत घर वापस आ जाए। मैं उनकी ज़िंदगी आपके सुपुर्द करती हूँ। और फिर जब जो चीज़ अल्लाह के सुपुर्द कर दी जाए, वो किसी ज़मीनी चीज़ की क्या मजाल कि उसको कोई नुकसान पहुँचा दे। रात गए तक शहराज वापस न लौटा तो अब फारिस का दिल घबराने लगा था। मिल गया सुकून? मैं बस यही चाहती थी ना, तुम मेरे बेटे को मुझसे छीनना। या अल्लाह, मेरा बेटा कहाँ पर होगा? नजमा बेगम अपना सर पीटने लगी थी। फुप्पो, खुदा के लिए मुंह से कुछ अच्छा निकाल लें, कुछ नहीं हुआ उनको, बस आते ही होंगे। और तभी डोर बेल बजी। शहराज बुरी हालत में अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर नील के निशान थे, सूजन भी थी, कहीं पर कमर के निशान तो कहीं पर बाकी पूरे जिस्म पर निशान। शहराज, ये क्या हालत हो गई आपकी? वो लड़खड़ाते हुए फारिस के पास आया और वो उसे सहारा देकर कमरे तक ले गई। तभी शहराज के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। उसने लेटते हुए अपनी जेब में से मेडल निकाला। ये गोल्ड मेडल मैं जीत के आया हूँ। और फिर दूसरी जेब से एक चेक निकाला। ये लो, 10 करोड़ का चेक। फारिस रोते हुए उसके सीने से लग गई। मुझे ये सब नहीं, आपकी ज़रूरत है। आप ठीक तो है ना? आपकी क्या हालत हो गई है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र मत करो। ये ख़त्म होना ही था, इसके बगैर जिया थोड़ी जा सकता है। अब मैं इतना भी बॉडी बिल्डर नहीं कि अगला छुप कर मार खाता रहे और मैं उसे मारता रहूँगा। और फिर तभी फारिस के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और वो हंसी थी। आज कुछ दिनों के बाद शहराज बिल्कुल ठीक हो गया था। चलो, अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि किस तरह अपना बचाव करते हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं अपनी रेसलिंग में मसरूफ़ था, इसलिए मैं कुछ सिखाने से भला मुझे अब क्या होगा। और वैसे भी ज़िंदगी में हादसे बार बार थोड़ी होते हैं, और अब मुझे डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास मेरा शौहर है जो रेसलर है। हाँ, बस मैं एक बार कहना चाहती हूँ, मैं उन लड़कों को सज़ा दिलवाना चाहती हूँ, अगर आप इसमें मेरी मदद कर देंगे। हाँ, क्यों नहीं? नजमा बेगम ने जब शहराज के हाथ में 10 करोड़ का चेक देखा तो वो दंग रह गई। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, मेरा बेटा 10 करोड़ जीत कर आया है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। फारिस, तुम ही इसके नसीब में अच्छी लिखी गई हो, तभी वो इतना कमा कर लाया। अम्मा, ये 1 करोड़ सिर्फ फारिस का है। उसने मेरे लिए बहुत मेहनत की है, बहुत तकलीफें झीली हैं, पूरे घर के बर्तन मांजे और साथ साथ सब घर वालों के लिए खाने भी बनाए हैं। अब कम से कम आपको इस बात से कोई तकलीफ नहीं होगी कि हम दोनों के वजूद से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि कल से मैं एक अच्छा सा घर देखकर मैं और फारिस वहां पर शिफ्ट हो रहे हैं। ये क्या कह रहे हो तुम? जी अम्मा, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। मैं अपना कारोबार करना चाहता हूँ और अलग रहना चाहता हूँ। मैं और मेरी बीवी अब आपके साथ नहीं रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। आपने हमें इतना अरसा अपने साथ रखा, लेकिन आपने हमसे पूरी मेहनत वसूल की है। और अब मज़ीद हम में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम आपकी और आपके बेटे और बहू की खिदमत कर सकें। ऐसा मत कहो शहराज, मुझे माफ़ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। खुदा के लिए तुम लोग मुझे छोड़कर मत जाओ। फारिस, तुम रोको ना इसको, तुम्हारी बात मानेगा। खुद को, ये सब कुछ तो आपने किया है, अपने हाथों से ये सब कुछ आपने खुद बिगाड़ा है। मैं भला क्या कर सकती हूँ? मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। आपका बेटा जो कहेगा वही होगा। आज तक जो आपने चाहा वही हुआ, लेकिन अब हम अपनी ज़िंदगी खुशियों से जिएंगे। और फिर वो दोनों अपने घर अलग से बसाकर अलग जिंदगी गुजारने लगे थे। वो दोनों बहुत खुश थे। उन दोनों ने अपनी जिंदगी में बहुत सी तकलीफें झीली थीं। उन दोनों का दुख अलग अलग था, लेकिन आज वो एक दूसरे के साथ खुशी से टेक्नोलॉजी गुजार रहे थे, एक दूसरे को सुकून पहुंचाते हुए,
एक दूसरे पर एतबार करते। मियाँ बीवी का रिश्ता पैसे या जिस्मानी ताल्लुक से वाबस्ता नहीं होता। उस रिश्ते में सबसे ज्यादा एक दूसरे से मोहब्बत, एक दूसरे की इज्जत और एक दूसरे पर एतबार जरूरी होता है। और जिस रिश्ते में ये चीजें नहीं होती, वो रिश्ता सिर्फ कागजी होते हैं। शहराज और फारिस को 2 जड़वां बच्चों से नवाजा गया। शहराज अपना कारोबार करने लगा और फारिस ने अपनी नौकरी छोड़ दी। लेकिन कारोबार को बढ़ाने में फारिस उसकी खूब मदद किया करती। वो उसे अच्छे अच्छे मशवरे देती और वो मशवरों पर अमल करता। और इस तरह दोनों एक दूसरे के लिए कामयाबी का जरिया बन गए। फारिस के कहने पर शहराज ने रेसलिंग नहीं छोड़ी। फारिस का कहना था कि वो अब उसका ख्वाब है, उसका पैशन है, उसको छोड़कर वो अब कुछ भी नहीं कर सकते। अगर वो जारी रखेंगे तो यकीनन आप बहुत कामयाब होंगे। और एक साथ वो अच्छे मकाम पर था, जबकि अजीज और हीरा अभी भी एक नौकरी पर ही गुजारा कर रहे थे। नजमा बेगम को इस बार एहसास हो गया था कि पैसा ही हर चीज नहीं होती। ताल्लुक बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। रिश्ते सिर्फ पैसों के नाम से नहीं होते। रिश्ते बहुत हैं जिनमें एहसास हो, जिनमें मोहब्बत हो। और फारिस और शहराज की मोहब्बत को गवाह करके उन्होंने सिर्फ खसारा हासिल किया था। आज वो हीरा की बातें सुनती हुई खामोश हो गई थी। आपने अपने बेटे को घर से निकाला है। जब आप अपने बड़े बेटे की सगी नहीं, तो हमारी कहाँ सगी होंगी? मैं जानती हूँ ये सब कुछ आपने जो अब तक हमसे प्यार मोहब्बत जताया है, वो अपने बड़े बेटे और फारिस को सिर्फ नीचा दिखाने के लिए किया था। अरे आप तो अपनी औलाद की सगी नहीं हैं, तो अपनी बहू की सगी कहाँ से बनेंगी? आपकी वजह से मुझे अपनी बहन खोनी पड़ी। कितनी मौज में। आज वो और मैं एक छोटी सी नौकरी की तनख्वाह पर जिंदगी गुजार रही हूँ। इंसान जो होता है वही काटता है। नजमा बेगम ने जो बोया वही काटा। और दूसरी तरफ शहराज ने अपनी बीवी पर भरोसा करके दुनिया कमा ली।